Hello, dear students. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So, welcome back to your science classes. Bachcho, in today's class, we are going to start with a new chapter that is chemical effects of electric current. So, let's see the spotlight of this chapter. So, first of all, we are going to explain chemical effects of electric current. कि chemical effects होते क्या है electric current के. Then we are going to understand the concept of electrolysis. So now next we have described the process of electroplating. So इसमें हम लोग electrolysis सीखेंगे, electroplating सीखेंगे. Then we are going to discuss applications of chemical effects of electric current. यानी कि ये जो chemical effects है electric current के, इनको हम use कहाँ पे कर रहे हैं. After that we have recognized the importance of electrochemistry in industry. इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहाँ पर हम लोग देखते हैं किसी भी इंडस्ट्री के अंदर. एक्सप्लोर इम्प्लीकेशंस ऑफ केमिकल इफेक्ट्स इन डेली लाइफ एंड इसके बाद हम लोग कुछ इम्प्लीकेशंस देखेंगे केमिकल इफेक्ट्स के हमारी डेली लाइफ में. So now bachcho, here we have electricity plays a vital role in our daily lives by powering many devices and appliances. It is crucial to be safe when using electric current. So now bachcho, हमारे पास क्या है इलेक्ट्रिक. यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? क्योंकि हम सबको पता है कि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हमारी कोई भी अप्लायंस जो है वो वर्क ही नहीं करेगी. सो इसके अलावा हमको इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हुए बहुत ज्यादा अपना ध्यान जो है वो रखना होता है. हमको बहुत सेफली इलेक्ट्रिक करंट को यूज करना होता है. फॉर एग्जाम्पल, टचिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस with wet hands can be dangerous. This chapter explains how electric current interacts with different materials, especially their ability to conduct electricity. So बच्चों, यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को टच करते हैं वेट हैंड से, सो वो क्या होता है, डेंजरस होता है, राइट? तभी हमको बोला जाता है कि वेट हैंड से किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को टच नहीं करना है. सो इस चैप्टर में हम लोग ये देखने वाले हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंटरैक्ट करता है डिफरेंट मटेरियल्स से एंड क्या हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की या फिर डिफरेंट मटेरियल्स की क्या क्या एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा भी सकते हैं या फिर नहीं. सो बच्चों, अब हमने क्या करा है, हमने मटेरियल्स को डिवाइड किया है इनटू गुड कंडक्टर्स एंड पुअर कंडक्टर्स. सो मेटल्स लाइक कॉपर एंड एल्यूमिनियम, ये क्या है, दीज आर गुड कंडक्टर्स. व्हाई वी आर कॉलिंग देम गुड कंडक्टर्स? बिकॉज दे अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो इजिली. सो कंडक्टर्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे मटेरियल्स जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं. In contrast, materials such as rubber, plastic and wood do not conduct electricity. अब बच्चों, कंट्रास्ट में हमारे पास क्या है, दूसरे मटेरियल्स. एंड व्हाट आर दीज अदर मटेरियल्स? वी हैव रबर, प्लास्टिक, वुड. ये लोग क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं अच्छे से. सो दीज आर दी बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो बैड कंडक्टर्स या फिर पुअर कंडक्टर्स क्या होंगे इलेक्ट्रिसिटी के, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते. So now बच्चों, here we have boot up. What is the nature of safety pin in the given circuit? So बच्चों, यहाँ पर इस given circuit में जो हमारे पास safety pin है, ये किस तरह से काम करती है? So बच्चों, ये काम करती है switch की तरह, right? Then what do you think when the bulb will glow? So बच्चों, जब ये switch यानी कि ये जब safety pin इस दूसरे end पर आकर touch होगी, तभी क्या होगा, हमारा bulb glow होगा, because यहाँ पर हमारा circuit close हो जाएगा, right? Now what is the source of electric current here? So यहाँ पे electric current कौन दे रहा है, this cell. So this is the source of electric current over here. Now बच्चों, here we have electric current. So electricity is the fundamental aspect of our daily lives and understanding its principles begins with the study of atoms. अब बच्चों, हम लोगों ने ये देखा कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत ज्यादा फंडामेंटल है, राइट? बट ये इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, एटम. सो एटम क्या होता है, बेसिक यूनिट ऑफ मैटर. एंड मैटर क्या होता है, एवरीथिंग अराउंड अस, यानी कि एनीथिंग दैट हैज स्पेस एंड ऑक्यूपाइज, दैट मीन्स anything that has mass and occupies space, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर. सो each atom consists of three primary particles. अब बच्चों, हर एटम में हमारे पास थ्री प्राइमरी पार्टिकल्स है. एंड क्या है वो, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. सो
हर एटम के अंदर हमारे पास 3 प्राइमरी पार्टिकल्स है जिसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बोलते हैं. सो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट द न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं, राइट, विच इज कंपोज्ड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स. अब बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं एंड ये इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं, इनके पास क्या होता है, इनके पास सेंटर में प्रोटॉन्स भी होते हैं एंड सेंटर में ही न्यूट्रल एटम्स, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं. सो प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स पे कोई भी चार्ज नहीं होता. So under typical conditions, number of protons and electrons in an atom is equal, resulting in an overall neutral charge. So now बच्चों होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड है, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड है. सो नाउ अब ये इलेक्ट्रॉन का नंबर और प्रोटॉन का नंबर सेम होता है एंड सोचो जब नेगेटिव चार्ज सेम होंगे एंड पॉजिटिव चार्ज सेम होंगे, सो अल्टीमेटली ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे एंड दैट इज व्हाई हमारे एटम के ऊपर न्यूट्रल चार्ज होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता. So now, however, when electric charge is made to move continuously, it creates what is known as electric current. अब बच्चों होता क्या है, जब हमारा ये इलेक्ट्रिक चार्ज, जब हमारा ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट करता है, सो वो क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक करंट. सो the flow of electrons constitutes electric current and is defined as the movement of electric charge. अब बच्चों जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं वो ही क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, एंड इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज. सो a continuous uninterrupted path that allows charges to flow freely is referred to as an electric circuit. अब बच्चों सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा पाथ है जहां पर हमारा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्रीली मूव कर रहा है, कोई भी इंटरप्शन उसमें नहीं आ रहा है. सो दैट इज आवर इलेक्ट्रिक सर्किट. नाउ next we have directions of electric circuit. So in early days, scientists thought that electric current is the flow of positive charge from a positively charged body to a negatively charged body. They therefore took this as the direction of flow of current. But today it is a convention to say that electric current flows from positive end to a wire to its negative end. In fact, a metallic wire, it is the electrons which drift to the negative end to the positive end of the wire. We call this current as the electric current. It is equivalent to convectional current flowing from the positive to the negative end of the wire. सो ना बच्चों अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कहाँ से करता है. सो बच्चों अर्लियर हमारे साइंटिस्ट को क्या लगता था कि प्रोटॉन्स जो है यानी कि हमारे जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो मूव करके जाते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स के पास. आप लोगों ने देखा होगा हमारे किसी भी अप्लायंस के पास क्या होते हैं, दो टर्मिनल्स होते हैं, राइट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. इवन हमारे सेल्स के पास भी दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. सो साइंटिस्ट को लगता था कि जो चार्जेस है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होते हैं, तभी उन्होंने करंट का डायरेक्शन क्या रख दिया था, पॉजिटिव टू नेगेटिव. एंड इस तरीके के करंट को क्या बोला जाता है, कन्वेंशन करंट, राइट. सो ना बच्चों उसके बाद हुआ क्या कि जब साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्चेस को दोबारा से मॉडिफाई किया, बहुत सारी चीजें देखी, तब उनको पता लगा एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं. एंड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से फ्लो करेंगे, वो तो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करेंगे, राइट. सो अब इस करंट को, जो करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होता है उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक करंट. बट ये इलेक्ट्रिक करंट हमारे कन्वेंशनल करंट के ही इक्वल होता है. So now बच्चों here we have thought shower 1. How will you test whether air is good conductor or poor conductor of electricity? So now बच्चों अब आपको क्या करना है, आपको टेस्ट करना है कि एयर गुड कंडक्टर होगा या फिर एयर पुअर कंडक्टर है. सो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग कोई भी एक पॉली बैग ले सकते हो, उसके अंदर एयर फिल कर सकते हो, उसको सर्किट से कनेक्ट कर सकते हो. अगर बल्ब ग्लो होगा सो दैट मीन्स एयर इज गुड कंडक्टर, अगर बल्ब ग्लो नहीं होगा तो दैट मीन्स इट्स अ पुअर कंडक्टर. So now here we have pick up more. So electric current not only produces heat but also generates magnetic effect of current. When an electric current flows through a wire, it creates a magnetic field around it. This phenomena can be observed by placing a compass nearby. The compass needle will deflect, indicating the presence of electric current even if the current is small. So बच्चों अब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हीट ही प्रोड्यूस नहीं करता, वो करंट और हीट के साथ साथ मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है. एंड ये हम लोग कैसे देख सकते हैं, हम लोग जब भी किसी सर्किट के पास या फिर किसी भी वायर के पास जब हम लोग कंपास रख देंगे, सो वायर जो हमारा जो कंपास है वो डिफ्लेक्ट होगा. सो ये डिफ्लेक्शन क्या शो करेगा कि हमारा करंट फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती है. So now बच्चों next we have conductors and insulators. So our elders have cautioned us against touching an electric appliances with wet hands, right? But do we know why it is dangerous to touch an electric appliance with wet hands?
We have already learned that materials which allow electric current, we call them as good conductors of electricity, and all metals are considered to be good conductors of electricity. But some metals like gold, silver, copper are able to conduct electricity better than the other metals. Non-metals like graphite are also good conductors of electricity. So now बच्चों यहाँ पर हमको क्या बोला जा रहा है कि हम लोगों ने ये चीज तो जरूर सुनी होगी कि गीले हाथों से कोई भी अप्लायंस टच नहीं करनी है, राइट? बट ऐसा बोला क्यों जाता है? सो बच्चों, इसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। यानी कि हम लोगों ने ये तो देखा था कि जो मटेरियल्स अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं उनको क्या बोला जाता है? गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट? एंड हमारे पास जितने भी मेटल्स है वो सब गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। बट हमारे पास कुछ मेटल्स है जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये बाकी मेटल से और भी ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस करते हैं। वेयर एज हमारे पास नॉन मेटल ग्रेफाइट है एंड वो भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ऑन द अदर हैंड, ऐसे मटेरियल्स जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते उनको क्या बोला जाता है? पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड वी कॉल देम इंसुलेटर्स। सो नाउ वी हैव ड्राई वुड, प्लास्टिक, रबर, वूल एंड कॉटन, ये सब क्या होते हैं? इंसुलेटर्स। सो नाउ इंसुलेटर्स आर यूज्ड इन मेकिंग हैंडल्स ऑफ केटल्स, pressure cookers, electric irons and toasters because they prevent us from due to heat and shocks due to electricity, right? So now बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जो हैंडल्स होते हैं, चाहे वो केटल के हो या प्रेशर कुकर के हो या फिर किसी भी हमारे पैन्स के हो, वो किसके बने होते हैं? वो या तो प्लास्टिक के होते हैं या फिर वुड के बने होते हैं, राइट? सो ऐसा क्यों होता है? सो दैट ये अपने अंदर से हीट को ना ही इलेक्ट्रिक करंट को पास होने दे एंड हम लोगों को कोई भी झटका जो है वो ना लगे। So now बच्चों, next we have electrical conductivity. So electrical conductivity is the ability of a substance to allow the flow of an electric current. A substance that is a good conductor has high electrical conductivity as compared to the substance that is poor conductor. Some liquids but not all are good conductors. So now बच्चों, अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसी भी सब्सटेंस की एबिलिटी होती है कि वो क्या कर सकता है? वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवा सकता है। सो एक सब्सटेंस गुड कंडक्टर तभी माना जाएगा जब उसके अंदर हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, एंड इसका मतलब क्या है कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को बहुत इजीली फ्लो होने देता है। सो नाउ बच्चों, हमारे पास कुछ लिक्विड्स है, वो भी क्या होते हैं? गुड कंडक्टर्स होते हैं। So now here we have do liquids conduct electricity. So to determine whether a liquid conduct electricity, हम लोग एक टेस्टर यूज कर सकते हैं। So tester should be modified by replacing the cell with the battery. Before using the tester, it is important to ensure that it is functioning correctly. So now बच्चों, अब अगर हमको ये चेक करना है कि लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते भी है या नहीं, so उसके लिए हमको क्या चाहिए? हमको टेस्टर चाहिए, राइट? सो नाउ अब टेस्टर को हमको क्या करना पड़ेगा? मॉडिफाई करना पड़ेगा। सो नाउ हम क्या करेंगे? हम सेल को रिप्लेस करेंगे टेस्टर से, ठीक है? सो नाउ बिफोर यूजिंग द टेस्टर, इट इज इंपॉर्टेंट कि हम लोग ये चेक करें कि हमारा टेस्टर जो है वो अच्छे से फंक्शन कर रहा है। सो टू चेक इफ द टेस्टर इज वर्किंग, कनेक्ट द फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर टुगेदर फॉर अ मोमेंट। So this completes the circuit and the bulb should light up. So बच्चों, अगर हमको चेक करना है कि टेस्टर काम कर रहा है या नहीं, तो हम क्या करेंगे? हम हमारे टेस्टर के जो फ्री एंड्स है वो साथ में ज्वाइन कर देंगे, एंड साथ में ज्वाइन कर कर अगर हमारा बल्ब ग्लो करता है तो इसका मतलब टेस्टर जो है वो अच्छी तरीके से काम कर रहा है, और अगर बल्ब ग्लो नहीं करता तो इसका मतलब टेस्टर में कुछ इश्यूज है। सो पॉसिबल रीजंस फॉर नॉन फंक्शनिंग टेस्टर, यहाँ पर रीजंस क्या हो सकते हैं? लूज कनेक्शन, अ ब्लोन बल्ब और डिप्लीटेड बैटरीज। इट इज इंपॉर्टेंट टू चेक दैट ऑल कनेक्शंस आर सिक्योर। अब यहाँ पर हमको चेक क्या करना चाहिए कि सारे कनेक्शंस हमारे सिक्योर है या नहीं। सो इफ दे आर, हम क्या करेंगे? हम रिप्लेस करेंगे बल्ब को एक नए बल्ब के साथ एंड हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। एंड अगर टेस्टर अभी भी काम नहीं करता तो हम क्या करेंगे? हम रिप्लेस करेंगे बैटरीज को एंड एक नई बैटरी लगाएंगे। सो नाउ बच्चों, जब एक बार टेस्टर कंफर्म हो जाएगा कि टेस्टर काम कर रहा है, सो नाउ अब हम लोग हमारे लिक्विड को यूज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिसिटी टेस्ट के लिए। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू अवॉइड कनेक्टिंग द फ्री एंड्स ऑफ अ टेस्टर फॉर मोर देन फ्यू सेकेंड्स एज दिस कैन क्विकली ड्रेन द बैटरी। सो ना बच्चों, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हमको जो हमारे फ्री एंड्स होते हैं हमारे टेस्टर के, उसको बार बार कनेक्ट करना, यानी कि कुछ सेकंड से ज्यादा कनेक्ट करना हमको एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि इससे बैटरी जो है वो जल्दी ड्रेन हो जाती है।
So now we have electric conductivity of water. So pure or distilled water is not a good conductor of electricity. So यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक प्योर वाटर या फिर एक डिस्टिल्ड वाटर वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते हैं. हाउएवर वो वाटर जो कि हमारे टैप्स में आता है या फिर वाटर जो पॉन्ड्स में है, लेक्स में है, वेल्स में है, ये प्योर नहीं होते हैं. इनके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज होती है एंड ये इम्प्योरिटीज ही मेनली किस फॉर्म में होती है? डिसॉल्व सॉल्ट्स के फॉर्म में. सो इससे हमारे वाटर के अंदर क्या बन जाता है? एक सॉल्ट सॉल्यूशन. एंड सॉल्ट सॉल्यूशन जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. सो द प्रेजेंस ऑफ इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज वो एक वाटर को गुड कंडक्टर बना देता है. सो दिस इज बिकॉज टैप वाटर प्योर वाटर नहीं है, उसके अंदर कुछ सॉल्ट्स होते हैं एंड फॉर एन इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो चार्ज पार्टिकल्स को फ्रीली मूव होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? सो दीज पार्टिकल्स आर नोन एज चार्ज कैरियर्स सिंस दे कैरी द चार्जेस. So now in metals, which are good conductors? So the charge carriers are type of particles called electrons. In liquid, charge carriers are generally ions. Ions are atoms or group of atoms which with a positive or negative charge. So now बच्चों अब metals क्या है? वो good conductors है, right? And क्यों वो good conductors है? क्योंकि वो charge को carry करते हैं and वो charge क्या है? Electrons, right? Now liquids में भी हमारे पास charge होता है एंड ये चार्जेस क्या है? आयंस. सो आयंस क्या होते हैं? आयंस जो है वो एटम्स है या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स है जिन पे या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या फिर नेगेटिव चार्ज हो सकता है. सो अ लिक्विड जो कि कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को उसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोलाइट. एंड द लिक्विड्स दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वी कॉल देम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. सो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड सच एज मर्क्यूरी वो नहीं होता. क्यों? क्योंकि ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स but due to positive and negative mobile atoms known as ions. So बच्चों यहाँ पे क्या बोला गया है कि conduction in electricity in liquids जैसे कि mercury occurs not due to electrons. So यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हमारे जो liquids के अंदर conduction हो पाता है electricity का जैसे कि mercury वो खाली electrons की वजह से नहीं होता है बल्कि positive और negative ions की वजह से होता है. So now बच्चों here we have electrical conductivity of other liquids. So most liquids other than water वो भी क्या होते हैं? Good conductors of electricity. हमारे पास कुछ acids है, bases है, इनको जब हम water के अंदर dissolve करते हैं so ये good conductors of electricity बन जाते हैं. So now to test the electrical conductivity of two common acids namely lemon juice and vinegar. So we are going to perform this activity. So हाँ यहाँ पे हमारा aim क्या होने वाला है? हमको टेस्ट करना है कि whether lemon juice और vinegar इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं या फिर नहीं. सो नाउ मटेरियल्स क्या चाहिए? स्मॉल प्लास्टिक या फिर रबर कैप्स, देन लेमन जूस और विनेगर एंड कनेक्टिंग वायर्स. सो मेथड क्या रहेगा? हमको सबसे पहले प्रिपरेशन करनी है, राइट? सो वी आर गोइंग टू कलेक्ट एंड क्लीन फ्यू प्लास्टिक और रबर कैप्स, राइट? सो हम पहले क्या करेंगे? हम कलेक्ट करेंगे और क्लीन करेंगे कुछ प्लास्टिक और रबर कैप्स को डिस्कार्डेड बॉटल से. देन वी आर गोइंग टू पोर द लिक्विड. सो हम क्या करेंगे? टेक वन कैप and pour 1 teaspoon of lemon juice or vinegar into it. Then we are going to set up the tester and इसके बाद we are going to bring tester close to the cap. Ensure that ends of the tester are dipped into liquid. And अब हम क्या करेंगे? टेस्टर को कैप के पास रहेंगे and ये ensure करेंगे कि टेस्टर जो है वो हमारा dipped है लिक्विड के अंदर. Now observe if the bulb in the tester वो ग्लो करेगा या नहीं करेगा जब हमने उसको लिक्विड के अंदर सबमर्ज किया. तो ऑब्जर्वेशन क्या रहेगी? इफ द बल्ब ग्लोस तो वो क्या इंडिकेट करेगा कि लेमन जूस और विनेगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं. और अगर बल्ब ग्लो नहीं करता तो ये क्या इंडिकेशन होगा कि ये दोनों जो है वो लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवाते. सो कंक्लूजन क्या रहा हमारे पास? इफ द बल्ब लाइट्स अप, लेमन जूस और विनेगर इसको हम बोलेंगे गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बल्ब अगर लाइट अप नहीं होता तो इसको हम कैसे क्लासिफाई करेंगे? पुअर कंडक्टर. Additionally, if the bulb glows weakly or not at all, it may indicate that liquid conduct electricity but not as effectively as metals. So now बच्चों here we have thought shower. Which of these do you think uses less electrical energy, electric bulb or LED? So बच्चों LED जो है वो क्या करता है? वो less electrical energy को consume करता है. So now next we have understanding conductivity in different materials. So conductivity क्या रेफर करता है? Conductivity refers to the ability of a material. यानी कि conductivity का मतलब क्या है? किसी भी material की ability कि वो electric current को pass होने देता है या फिर कितना होने देता है. So
मटेरियल्स इनको हमने क्लासिफाई कर दिया गुड कंडक्टर्स और पुअर कंडक्टर्स पे बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। नाउ व्हाइल मेटल्स जैसे कि कॉपर एंड एल्यूमिनियम ये क्या है, दीज आर एक्सीलेंट कंडक्टर। नाउ सब्सटेंसेस लाइक रबर, प्लास्टिक एंड वुड इनको हम लोग क्या बोलते हैं, पुअर कंडक्टर्स। However, behavior of materials can change under different conditions. For example, when the free ends of a tester ये एक दूसरे को टच नहीं करते, so air gap जो है वो क्रिएट हो जाता है इन दोनों के बीच में। एंड एयर जनरली क्या है, वो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की। हाउएवर ड्यूरिंग लाइटनिंग स्ट्राइक्स इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कहाँ से पास होता है, एयर से, सजेस्टिंग दैट एयर हमेशा जो है वो पुअर कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करता। सो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि वेदर अदर मटेरियल्स को हम लोग पुअर कंडक्टर बोलेंगे जैसे कि रबर, प्लास्टिक, वुड can allow electricity to flow under certain conditions, so इनको क्या बोलेंगे। So the conductivity of a material ये change हो सकती है and this is based on the factors like temperature, pressure and the presence of impurities. For example, while rubber and plastic ये usually किसकी तरह act करते हैं, insulators की तरह, so they may conduct electricity when exposed to high voltage or if damaged, right? So जब हम इनको क्या कर देंगे, हाई वोल्टेज देंगे, सो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकते हैं। सो दिस इंडिकेट्स दैट द क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स एज गुड और पुअर कंडक्टर्स दिस कैन वेरी एंड दिस डिपेंड्स ऑन स्पेसिफिक सिचुएशंस। So now here we have hands-on learning too. So हमारा यहाँ पर aim क्या है, that we have to investigate solutions which conduct electricity and to observe the chemical effects of electric current. So now materials क्या क्या चाहिए हमको, we need 3 clean plastic or rubber caps, distilled water, lemon juice or dilute hydrochloric acid, base, sugar, electric tester with electrodes. Now we have method. Pour 2 teaspoons of distilled water into each of the 3 caps and in the first cap हमारे पास क्या है, add a few drops of lemon juice. So अब हम क्या करेंगे, एक कैप के अंदर कुछ ड्रॉप्स डालेंगे लेमन जूस के या फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। सेकेंड कैप में हम लोग क्या डालने वाले हैं, कॉस्टिक सोडा या फिर पोटेशियम आयोडाइड। एंड थर्ड कैप में हम लोग ला देंगे थोड़ी सी शुगर एंड उसको डिसॉल्व कर देंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू यूज इलेक्ट्रिक टेस्टर टू चेक कि कौन सा सोल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। सो ऑब्जर्वेशन क्या रहने वाला है, डिटरमाइन विच ऑफ 3 सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड ऑन टेस्टर्स रिस्पॉन्स। नाउ वी हैव कंक्लूजन, मोस्ट एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट सॉल्यूशंस क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, while sugar solutions जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। सो द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दीज कंडक्टिंग सॉल्यूशंस ये क्या कॉज कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन, thus leading to observable changes जैसे कि गैस फॉर्मेशन और कलर चेंजेस। So now students, here we have hands-on learning 3 and यहाँ पे हमारा aim क्या है, to observe the conduction of electricity from where, through distilled water. So हमको materials क्या क्या चाहिए, we need 2 teaspoons full 2 teaspoonsfuls of distilled water. So method क्या रहने वाला है, टेक अबाउट 2 teaspoons of distilled water, या तो हम distilled water लेने वाले हैं in a clean या फिर dry plastic or rubber cap of a bottle. Now you may also get distilled water from a medical store on a doctor or a nurse or use the tester to test whether distilled water ये electricity conduct करेगा या नहीं करेगा। Now what do you find? Now dissolve a pinch of common salt in distilled water. Test it again. So बच्चों हम लोगों ने देखा था कि distilled water जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवाता, बट अगर हम डिस्टिल वाटर के अंदर नमक डाल देंगे तो क्या होगा, ये अब बन गया है इलेक्ट्रोलाइट, राइट। सो ऑब्जर्वेशन क्या आएगा कि डिस्टिल वाटर तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवाता, डिस्टिल वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी जब हमने उसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दिया। नाउ कंक्लूजन क्या आया कि सॉल्ट जो हमने डिस्टिल वाटर के अंदर ऐड किया, तो उसने बनाया सॉल्ट सॉल्यूशन जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, एंड डिस्टिल वाटर अलोन वो क्या है, पुअर कंडक्टर है, व्हाइल द सॉल्ट सॉल्यूशन वो डिमॉन्स्ट्रेट करता है गुड एक्टिविटी। Now here we have brush up session 1. So we have answered the following questions briefly. So name the 2 materials that are considered good conductors of electricity. So हमको 2 materials देने हैं जो कि good conductors है electricity के. So हम लोग बोल सकते हैं हमारे पास है copper and aluminium. Now what is the term used to describe materials that do not allow electric current to pass through them? So materials जो कि अपने अंदर से electric current को pass नहीं होने देते, उनको क्या बोला जाता है, insulators, right? Now नेम एनी 2 पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो बच्चों पुअर कंडक्टर्स में हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लास्टिक्स, वुड, रबर, राइट। नाउ व्हाई वाटर, प्योर वाटर इज कंसीडर्ड अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो प्योर वाटर के अंदर कोई भी आयंस नहीं होते हैं, राइट, कोई भी हमारे पास चार्जेस नहीं है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो, दैट इज व्हाई हम उसको पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं।
So now students, next we have electrolysis. So electric current can produce chemical effect when it passes through conducting solutions. So when electrodes are immersed in a conductive solution, a current flows through. Several changes can occur, including formation of gas bubbles, deposits of metals on electrodes, and changes in color of these solutions. So now बच्चों, अब होता क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कुछ केमिकल इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है जब उसको पास किया जाता है किसी भी कंडक्टिंग सॉल्यूशन के थ्रू. सो नाउ जब इलेक्ट्रोड्स इमर्ज करे जाते हैं कंडक्टिव सॉल्यूशन के अंदर, सो करंट जो है वो उसके अंदर से फ्लो होता है. एंड उधर हमको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि गैस बबल्स का फॉर्मेशन हो सकता है, मेटल्स के ऊपर डिपॉजिट्स हो सकता है, एंड इवन हमको कलर चेंजेस जो है वो देखने को मिल सकते हैं सॉल्यूशंस के. So all the above changes or reactions will depend on what solution and electrodes are used. When an electric current is passed through water, water dissociates into hydrogen and oxygen. So now बच्चों, जब भी इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है वाटर के थ्रू, सो होता क्या है, वाटर ब्रेक डाउन हो जाता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अंदर. सो हाइड्रोजन इज डिपॉजिटेड ओवर नेगेटिव इलेक्ट्रोड. अब बच्चों होता क्या है, हाइड्रोजन कौन से इलेक्ट्रोड के ऊपर जाता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर, and oxygen is deposited over positive electrode. Now deposition of hydrogen and oxygen at different electrodes is visible in the form of bubbles. Now बच्चों, हम लोग जो डिपोजिशन देखते हैं हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, वो कैसे विजिबल होता है, इन द फॉर्म ऑफ बबल्स. क्योंकि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है क्या, वो गैस है, सो इसका मतलब वो बबल्स फॉर्म करेंगे. सो सिमिलरली व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट सच एज सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, metal gets deposited at the negative electrode because metal is positively charged. So now बच्चों, अब तो हमने पहले बात करी वाटर की, बट अब अगर हम बात करें किसी सॉल्ट सॉल्यूशन की, सो मान लेते हैं हमारे पास कॉपर सल्फेट है, राइट. सो होगा क्या कि कॉपर सल्फेट में जो मेटल है वो कहां पर जाकर डिपॉजिट हो जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे, क्योंकि मेटल खुद कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज. Now all these experiments prove that when electric current is passed through certain liquids or solutions that conduct electricity, chemical changes occur. So now बच्चों, इन सारे एक्सपेरिमेंट से एक चीज प्रूव होती है कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है कुछ लिक्विड से या सॉल्यूशन से, सो वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं एंड वहां पर केमिकल चेंजेस भी देखने को मिलती है. सो दिस इज कॉल्ड द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. So the chemical deposition of liquid or solution on passing an electric current through an electrolyte is called electrolysis. So now बच्चों, अब होता क्या है कि जब हमारा केमिकल डीकॉम्पोजिशन होता है किसी भी हमारे लिक्विड का या फिर सॉल्यूशन का, और वो कब होगा, जब इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर से पास किया जाएगा. सो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस. सो द लिक्विड और सॉल्यूशन दैट ब्रेक्स अप ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट. सो वी नो दैट इलेक्ट्रोलाइट कंटेन आयंस, राइट, विच आर चार्ज. अब हमको ये पता है कि इलेक्ट्रोलाइट के पास क्या होते हैं, आयंस होते हैं जो कि चार्ज होते हैं. सो द पॉजिटिवली चार्ज आयंस, इनको क्या बोला जाता है, कैटायंस, because they are attracted to the cathode, and the negatively charged ions, इनको क्या बोलते हैं, anions, क्योंकि वो कहां पर attracted होते हैं, एनोड की तरफ. So the apparatus consisting of vessel, electrolytes and the electrode, इसको क्या बोला जाता है, electrolytic cell. So now बच्चों, here we have pick up more. So in 1800 British chemist William Nicholson, इन्होंने discover किया था that passing an electric current through water, passing an electric current through water, ये क्या produce करते हैं, bubbles of hydrogen and oxygen gas at the electrode. So now this experiment illustrated the chemical effects of electric current and laid the foundation for future studies in electrolysis and chemistry. So now बच्चों, हमारे पास विलियम निकोलसन है जिन्होंने हमको बताया था कि जब हम वाटर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो कुछ बबल्स बनते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस के, एंड इसी की वजह से हमारी इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो बन पाई, राइट. नाउ next we have electroplating. So electroplating is widely used industrial process that involves the deposition of a thin layer of one metal onto another metal using an electric current. So बच्चों, electroplating है क्या, electroplating एक industrial process है जिसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि एक thin layer जो है वो deposit किया जाता है एक metal surface के ऊपर, right, and ये कैसे deposit किया जाता है, by using electric current.
So this technique is useful, and ये क्यों useful है? Because it enhances the appearance, durability and corrosion resistance of various metal objects. So now we have common examples of electroplated items, and this includes bicycles, jewelry and food storage containers. For example, a shiny handlebars and wheel rims of brand new bicycle often have a coating of a more visually appearing metal. So now बच्चों आप लोग देख भी सकते हो कि हमारे पास क्या होते हैं, शाइनी हैंडल बार्स होते हैं, राइट. हमारे जो व्हील रिम्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा शाइनी होते हैं एंड ये बहुत ज्यादा अपीलिंग लगते हैं. हाउएवर ये सर्फेसेस अगर स्क्रैच कर दिए जाए, the underlying less shiny material is revealed. Similarly, many pieces of jewelry may appear to be made of gold, but with frequent use, the coating can wear off, exposing a different metal underneath. सो ना बच्चों, होता क्या है कि हम लोगों को जो ये शाइनी सब्सटेंसेस दिखते हैं, अगर इन पे स्क्रैच कर दिया जाए सो नीचे का जो लेस शाइनी मेटल होता है वो विजिबल हो जाएगा. सिमिलरली जो हमारे पास बहुत सारी ज्वेलरीज होती है जो कि लगता है कि गोल्ड की बनी हुई है, बट अगर हम उसको काफी टाइम तक पहनते रहे सो उसकी वो कोटिंग जो है वो गायब होने लग जाती है एंड हमको नीचे डिफरेंट ही मेटल देखने को मिलता है. सो नाउ हियर वी हैव हैंड्स ऑन लर्निंग 4. सो हमको यहाँ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग को डिमॉन्स्ट्रेट करना है. सो व्हाट ऑल मटेरियल्स वी नीड? हमको चाहिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन 250 ml. नाउ नेक्स्ट वी नीड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड इसके खाली फ्यू ड्रॉप्स ही चाहिए. नाउ कॉपर प्लेट्स हमको चाहिए 2 प्लेट्स, देन बैटरी, देन कनेक्टिंग वायर, बीकर, सैंड पेपर एंड सेफ्टी इक्विपमेंट. सो नाउ मेथड क्या रहने वाला है? वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. सो एक क्लीन बीकर में वी आर गोइंग टू पोर 250 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर एंड इसके अंदर हम 2 टीस्पून्स फुल ऑफ कॉपर सल्फेट जो है वो भी डालेंगे एंड उसको स्टर करेंगे until it is completely dissolved. Then we are going to add a few drops of dilute sulfuric acid so that हमारी conductivity जो है solution की वो improve हो पाए. Next we are going to prepare the electrodes. So we are going to take 2 copper plates. We are going to clean them thoroughly with sandpaper to remove any oxidation and इसके बाद we are going to rinse plates with distilled water and उसको हम dry करेंगे. Now next we have set up the electrode. So connect each copper plate to the terminals of battery and इसको हम कैसे use करने वाले हैं? By connecting the wires. Now connect one copper plate to the negative terminal, connect the other copper plate to the positive terminal. Now next we have immerse the electrodes. So carefully immerse both copper plates in the copper sulfate solution and we are going to ensure that metal parts connected to the battery remain above the solution. Now next we have power the circuit. So अब इसके बाद we are going to turn on the battery so that हमारा electric current जो है वो flow हो पाए copper sulfate solution से and इसके बाद हम observe करेंगे electrodes को बहुत closely for any changes for 5 to 10 minutes. Then we are going to record observation. So after the specified time, turn off the battery and we are going to carefully remove the electrodes from the solution. Now next we have observation. So cathode pe, that is negative terminal, a layer of copper, it is deposited on the plate, making it appear shiny and reflecting light. Then we have at anode, that means positive terminal. So the copper plate may show signs of dissolution and there might be visible changes in the copper sulfate solution such as decrease in concentration and possibly change in color. नेक्स्ट वी हैव बबल्स. सो गैस बबल्स जो है वो भी हमको हमको बनते हुए दिखेंगे forming at both electrodes and this indicates chemical reaction is taking place. Then we have conclusion. So this activity demonstrates the process of electroplating where a layer of copper it is deposited on the cathode due to the flow of what? Electric current through the copper sulfate solution. एंड इससे हमको क्या प्रूव होता है? द रिजल्ट शो दैट कॉपर आयंस इन द सॉल्यूशन वो कहाँ मूव करके गए हैं? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के ऊपर एंड वहां पर ये डिपॉजिट हो गए हैं. सो नाउ नेक्स्ट वी हैव यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग. अब इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग को हम लोग यूज कहाँ पर करते हैं? सो electroplating is commonly used in jewelry industry and why we are using it in jewelry industry? क्योंकि ये क्या करता है? ये enhance कर देता है हमारे less expensive metals की appearance को. So now items made from cheaper alloys can be coated with gold or silver, giving them the appearance of being made from precious metal. So this allows consumer to purchase attractive jewelry at a fraction of cost of solid gold or silver pieces. So now बच्चों अब इसकी वजह से होता क्या है? Appearance enhance होता है, so customers उसकी तरफ attract होते हैं and even वो क्या करते हैं? वो लोग इसको एक गोल्ड ज्वेलरी की तरह समझकर खरीदते हैं so that मतलब exactly कोई इसके गोल्ड जितने पैसे नहीं देता बट स्टिल क्या होता है कि ये अट्रैक्टिव होती है, अच्छी लगती है, सो इसलिए इसके पैसे जो है वो भी अच्छे मिल जाते हैं.
Now next we have tin cans used for food storage are produced through the electroplating of tin onto iron. So this process not only provides a shiny appearance but also protects the iron from corrosion by preventing any interaction between the iron and the food store inside the can. So now बच्चों अब tin cans को किस लिए यूज किया जाता है? food storage के लिए, and इसको हम लोग किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं? थ्रू इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन ऑन टू आयरन, यानी कि हम आयरन के ऊपर टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाएंगे. सो दिस प्रोसेस नॉट ओनली प्रोवाइड्स अ शाइनी अपीयरेंस, अब यहाँ पर हमको शाइनी अपीयरेंस तो मिलता ही मिलता है, बट ऑल्सो इस प्रोसेस की वजह से आयरन जो है वो कोरोड भी नहीं करेगा, राइट? सो दिस प्रोटेक्शन इट इज एसेंशियल फॉर प्रिजर्विंग दी क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स. नाउ आयरन एंड स्टील स्ट्रक्चर्स जैसे कि ब्रिजेस एंड ऑटोमोबाइल्स, यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है? रस्ट एंड कोरोजन, राइट? सो अब हम क्या कर सकते हैं? हम हमारे आयरन के ऊपर क्या कर सकते हैं? जिंक की प्लेटिंग कर सकते हैं. सो electroplating with zinc provides a protective layer that prevents moisture from reaching the iron, significantly extending the lifespan of these structures. Now जिंक लेयर किसकी तरह बिहेव करती है? सैक्रिफाइशियल एनोड, मीनिंग कि वो कोरोड हो जाएगी बिफोर द आयरन डस. दस इसकी वजह से नीचे का जो आयरन है वो प्रोटेक्टेड रहेगा. सो मेनी हाउस होल्ड आइटम्स एंड ऑटोमोटिव पार्ट्स, इधर भी हमको इलेक्ट्रोप्लेटिंग देखने को मिलता है, एंड यहाँ पर हमको एक शाइनी एंड कोरोजन रेजिस्टेंट फिनिश भी देखने को मिलती है. सो ऑब्जेक्ट्स लाइक कार पार्ट्स, बाथरूम फिटिंग्स, किचन अप्लायंसेस एंड बाईसाइकिल हैंडल बार्स आर ऑफन प्लेटेड विद क्रोमियम. So chromium not only provides an attractive shine, but also ये resist करता है scratches को and corrosion को, making it an ideal choice for high traffic items. Now here we have pick up more. So while electroplating offers numerous benefits, यहाँ पर हमारे पास कुछ environmental challenges भी होते हैं. So the disposal of used conducting solution, इसकी वजह से pollution हो सकता है अगर इसको अच्छे से handle ना किया जाए तो. Therefore industries engaged in electroplating must follow specific disposal guidelines. इसलिए जो भी industry electroplating कर रही है उनको कुछ ना कुछ disposal guidelines जो है वो follow करनी पड़ेगी. So innovation in recycling and waste management have also been developed to ensure that harmful chemicals इनको हम treat करें and इनको reuse करें effectively. So now here we have wrap up. So electrical appliances should not be touched, इनको हमको wet hand से touch नहीं करना चाहिए. Conductors जैसे कि metals, ये क्या करते हैं? ये अपने अंदर से electricity को pass होने देते हैं, whereas insulators like rubbers वो electricity को pass नहीं होने देते. Liquids can also conduct electricity, right? So liquid can also conduct electricity. Then वीक करेंट्स वो जो है वो बल्ब को ग्लो ना करवा सके, बट मैग्नेटिक इफेक्ट्स जो है वो स्टिल इंडिकेट करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो यहाँ पर हो रही है. देन सम लिक्विड्स जैसे कि लेमन एंड जूस, ये क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. अदर्स लाइक वेजिटेबल ऑयल, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते. नाउ डिस्टिल्ड वाटर, ये कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं अनलेस उनके अंदर सॉल्ट ना डाला जाए. नाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन, इसमें कुछ केमिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ गैसेस, राइट? नाउ इलेक्ट्रोप्लेटिंग वो भी क्या है? एक केमिकल इफेक्ट है जहां पे हम लोग मेटल लेयर जो है वो फॉर्म करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर थ्रू इलेक्ट्रिक करंट. So now bachcho, here we have exercise. So in this exercise you have few questions, so I want you all to complete these questions. So this completes our chapter. I hope आप सब लोगों को ये chapter अच्छा लगा होगा and समझ आया होगा. So now I'm going to meet you in the next class. Till then, take care. Bye bye.